हेलो फ्रेंड्स, आज हम CGTET 2020 के पेपर का मैथ्स को पेपर 1 में जो मैथ्स आए हुए थे उसे हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रचनावादी कक्षा में आकलन का उद्देश्य होता है। ठीक है, तो बच्चों को सोचने के लिए प्रेरित करना, ये रचनावादी में उद्देश्य होता है। बच्चों को सोचने के लिए प्रेरित करना, सीखने में उनकी मदद करना, ये भी है। वे किस तरह सोच रहे हैं यह समझने में शिक्षक की मदद करना, ये भी सही है। बच्चों को बताना कि वे क्या नहीं सीख पाए, ये नहीं है। तो हमें 1, 2, 3 कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? ए में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही कथन चुनिए। इसमें 4 कथन दिए हुए हैं, उसमें कौन सा कथन सही है ये हमें चुनना है। तो गणित में अवधारणात्मक ज्ञान केवल शिक्षक के लिए जरूरी है, ऐसा नहीं है, स्टूडेंट्स के लिए भी जरूरी है। सेकंड है, बच्चे को परिभाषा याद है, इसका अर्थ है कि उसे अवधारणा की समझ है, ऐसा भी नहीं है, बच्चे ने रट लिया होगा, है ना। गणित सीखने के लिए बच्चों को प्रक्रियात्मक ज्ञान होना ही पर्याप्त है, ऐसा नहीं है। अवधारणा की समझ होने पर बच्चे हल करने की प्रक्रिया स्वयं ढूंढ लेते हैं। अगर बच्चे को अवधारणा समझ में आ गई है तो वो बच्चा कहीं ना कहीं से वो हल कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 किलोग्राम बराबर है, तो 1 किलो बराबर कितने होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, 6072 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए उनमें कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए। मतलब 6072 जो ये संख्या दिया हुआ है, इसके आसपास इसमें हम क्या जोड़े कि वो पूर्ण वर्ग बन जाए। तो हम लोग जब 78 का स्क्वायर या वर्ग करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? 60 84 ये प्राप्त होता है। तो 72 में यदि आप 12 जोड़ोगे तो वो क्या बन जाएगा? 60 84 बन जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, आप 12 जोड़ोगे तो 60 84 बन जाएगा, और किसका पूर्ण वर्ग हो जाएगा? ये 78 का पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी 12। इसमें आपको जो भी और मैथ्स के इसमें क्वेश्चंस हैं सॉल्व करने वाले, उसको आपको पूरा एक एक सॉल्यूशन बताएंगे आपको, तो आप वीडियो पे बने रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 43, 91 और 183 को विभाजित करे ताकि प्रत्येक स्थिति में शेषफल समान रहे। इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि 43, 51 और 183 ये संख्या दी हुई हैं, इसमें हम लोग ये चारों में से कौन सी संख्या से भाग देंगे। तो चारों से भाग देने पर उसका शेषफल जो रिमाइंडर होगा वो समान रहना चाहिए। तो अगर आप इसमें सबसे बड़ी संख्या पूछा है ना, तो अगर आप 4 से भाग देते हो 43 को, ठीक है, 43 और 4 से भाग दोगे तो 4 दहम 40 हो जाएगा, है ना, 3 बच गया। अब वैसे ही आप 91 से भी भाग दोगे तो उसमें 3 ही बचेगा, 183 में से भाग दोगे तो भी 3 ही बचेगा। 183 और 91 का भाग दोगे, मतलब 4 से भाग दोगे तो अभी 3 ही बचेगा, बाकी में नहीं बच रहा है, आप लोग करके देख लीजिए, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 होगा। बाकी में शेषफल किसी में 1 बचेगा, किसी में 9 बचेगा, तो ये आंसर करेक्ट नहीं होगा। हमें क्या पूछा है? समान शेषफल पूछा है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 40 संख्याओं का औसत 71 है। यदि संख्या 100 को 140 से प्रतिस्थापित किया जाता है, मतलब जो 100 होगा उसको हम लोग 140 कर देंगे, तो औसत में कितनी वृद्धि होगी। तो देखो 40 संख्या है तो 100 का 100 यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे कितना हम लोग एक्स्ट्रा जोड़ रहे हैं? 40 एक्स्ट्रा जोड़ रहे हैं, और ये जो 40 एक्स्ट्रा जोड़े हैं वो 40 संख्याओं में बढ़ जाएगा। एवरेज निकालते हैं हम तो वो बढ़ जाता है ना 40 में, तो 40 हम लोग एक्स्ट्रा दिए हैं और उसको 40 संख्याओं में बटेगा, तो 40 से इसको भाग दे देंगे तो कितना बच जाएगा? 1 बच जाएगा। तो एवरेज में, औसत में 1 की वृद्धि होगी। ठीक है, 100
को 140 कर दिए तो हमारा यहाँ पे 40 एक्स्ट्रा लिखे हैं, 40 एक्स्ट्रा दिए हैं। अब उसमें हम क्या करेंगे, वो 40 संख्याओं के लिए तो 40 से भाग देंगे तो उसमें 1 की वृद्धि होगी, यही उसकी कुल औसत में वृद्धि होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों की गलतियां सीखने में मददगार है, यह विचार किसने दिया? तो बच्चों की गलतियां सीखने में मददगार है, बच्चे गलती कर करके ही सीखते हैं, यह कथन दिया है पियाजे ने। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें पहले से टिक जो आंसर्स हैं आप उसमें नहीं जाइएगा, ये गलत भी हो सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे सी टिक है, लेकिन इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पियाजे। 98 क्वेश्चन, सीखने के मॉडल में कौन कौन सी बातें सम्मिलित होती हैं, ये बताना है। तो सीखने का अर्थ इसकी समझ है, सीखने का अर्थ है समझना। ठीक है, नेक्स्ट है विषय वस्तु की प्रकृति की समझ, ये भी सही है। और सीखने की विधियों की समझ, ये नहीं है सीखने की मॉडल में। और चौथा है बच्चे कैसे सीखते हैं इसकी समझ, तो ये भी है सीखने के मॉडल में, अर्थात 1, 2 और 4 ये किस में दिख रहा है हमको, ऑप्शन नंबर बी में। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर 99 है रचनावादी कक्षा की विशेषताएं हैं, हमें रचनावादी कक्षा की विशेषताएं बताना है। तो शिक्षक खोजबीन करने में बच्चों की मदद करते हैं, ये रचनावादी कक्षा की विशेषता है, सही है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है बच्चों के पास अभ्यास करने के पर्याप्त अवसर होते हैं, ऐसा नहीं है रचनावादी कक्षा की विशेषता में। तीसरा है बच्चे एक दूसरे से विचार विमर्श कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, डिस्कशन। चौथा है शिक्षक बच्चों को प्रश्न पूछने और अपनी बात कहने की स्वतंत्रता देते हैं, हाँ रचनावादी कक्षा में बिल्कुल बच्चे अपने प्रश्न शिक्षक से पूछ सकते हैं, बच्चों को पूरी स्वतंत्रता होती है। तो 1, 3 और 4 कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, 1, 3 और 4, इसलिए आंसर ये सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे द्वारा विकसित इनमें से कौन सी क्षमता सीखने के बैंकिंग मॉडल का उदाहरण है? तो बैंकिंग मॉडल में क्या होता है, इसमें बच्चा सिर्फ रटता है, बैंकिंग मॉडल का अर्थ ही मेनली लेते हैं रटने से। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तथ्यों को याद करना और उन्हें बता पाना, ये इसका मतलब ही है रटना। तो बैंकिंग मॉडल किससे रिलेटेड है, रटने से, और ये तथ्यों को याद करता है और उन्हें बता पाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाउले फ्रेरे ने सीखने के किस मॉडल पर बात की है? तो पाउले फ्रेरे ने बैंकिंग मॉडल पर, सीखने के बैंकिंग मॉडल पर बात की है। ये सब आप लोग पढ़ोगे, सारे वैज्ञानिक के नाम कौन से मॉडल से रिलेटेड है उससे ये प्रश्न आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से कथन प्रोग्रामिंग मॉडल से संबंधित हैं? तो पहला कथन है ज्ञान को दिमाग में रखना और ज़रूरत पड़ने पर बता पाना, ये प्रोग्रामिंग मॉडल से संबंधित नहीं है। दूसरा है सभी बच्चे एक ही ढंग से सीखते हैं, सीखने की गति अलग अलग हो सकती है। जी, कोई बच्चा क्या करता है पहले सीखता है, कोई बाद में सीखता है, ये उनकी गति पर निर्भर करती है, ये प्रोग्रामिंग मॉडल से संबंधित है। फिर तीसरा है बच्चे सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल होते हैं, सब प्रोग्रामिंग मॉडल से संबंधित ये नहीं है। फिर है सीखना टुकड़ों में होता है, जी सीखना क्या होता है, टुकड़ों में होता है, ये प्रोग्रामिंग मॉडल से संबंधित है, इसलिए 2 और 4 हमारा क्या है, राइट है। जो भी 2 कथन दिए हुए हैं 2 और 4 वो सही हैं। तो 2 और 4 किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है, तो इसका आंसर हो जाएगा कथन 2 और 4 क्या है, सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्या पद्धति की सोपान क्रमिक श्रृंखला को प्रदर्शित करने के लिए कौन सा क्रम सही है? तो ये हमें बताया है n किसके लिए, प्राकृतिक संख्याएं के लिए, w क्या है, पूर्ण संख्याएं, और q है परिमेय संख्याएं के लिए, और z है पूर्णांक संख्याएं के लिए। तो इसमें हमको क्या करना है, सोपान क्रमिक श्रृंखला प्रदर्शित करना है। तो सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याएं, फिर क्या होता है होल नंबर होता है, पूर्ण संख्याएं, फिर परिमेय संख्या होते हैं रेशनल नंबर्स, तो इस q दिया है यहाँ पे तो q आएगा,
फिर पूर्णांक संख्याएं इंटीजर्स आते हैं, इसके लिए जेड है। तो ये हमारे कहाँ पे मिल रहा है, ये ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है। एन डब्ल्यू जेड क्यू ये क्या है, करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो विषम संख्याओं का योग एक सम संख्या होता है, इसे आप कैसे सिद्ध करेंगे? तो इसको आप कैसे सिद्ध करेंगे, तर्क से सिद्ध करेंगे, ठीक है, सी आएगा इसका, तर्क से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित सीखने की प्रक्रिया आसान हो सकती है यदि, क्या है पहला, सोपान क्रमिकता के आधार पर शिक्षण योजना बनाई जाना। ये आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सोपान क्रमिकता के आधार पर हम अगर शिक्षण योजना, अगर टीचर शिक्षण कराता है सोपान क्रमिकता के आधार पर, तो ये गणित सीखना आसान हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिशत 0.275 के बराबर है? आप इसका प्रतिशत निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 27.5%। 0.275 का 100% करोगे तो क्या आएगा, 27.5%। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये ए ऑप्शन में मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल करिए। ये जो दिया हुआ है इक्वेशन है, इसको हमको हल करना है। इसको हम लोग ब्रैकेट इतने सारे दिए हैं, हम इसको बॉड मास के थ्रू ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। बॉड मास के थ्रू सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। इस सीक्वेंस में हम सॉल्व करेंगे इसको। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये सबसे अंदर में ये ब्रैकेट है 2 और 3, तो कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। फिर इसको -2 से, और फिर इसके बाद इससे कनेक्टेड है ना, ये -2 से -2 से, तो इसको -2 से इंटू करोगे तो क्या हो जाएगा, इंटू -5 इंटू -2 करोगे तो क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा। इतने को सॉल्व करने में क्या आएगा, -10 आ गया। इसके बाद इसको हमको किससे इंटू करना है, 20 से, तो इंटू 20 करोगे तो कितना आएगा, -200, ठीक है, -200 आ गया। -200 को हमको किससे, 2 से डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, -100 आ जाएगा। अब ये इतने पूरे ब्रैकेट का कितना आया है, -100 आया है। अब इसको आपको फिर 2 से डिवाइड करना है, तो 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, -50 आ जाएगा। इसको अगर आप लोग को ये समझ में नहीं आया तो एक बार और इसको देख लीजिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, और खुद बनाने की कोशिश कीजिए। अभी सहायक शिक्षक की वैकेंसी आने वाली है, इसके लिए हम सहायक शिक्षक का बैच स्टार्ट किए हैं। ये बैच 10 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है। आप अभी भी इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको 55 से भी अधिक टेस्ट सीरीज उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए आपको टारगेट दिया जाएगा, फिर आपको इसके PDF नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, रिवीजन टेस्ट भी होंगे और आपको जो रिजल्ट मिलेगा, आप जितने भी लोग टेस्ट दिए हैं उसमें आपकी रैंकिंग पता चलेगी कि आप किस रैंकिंग पे हैं। आपको जो भी डाउट होगा तो आप ग्रुप में क्लियर भी कर सकते हैं अपने डाउट को, ठीक है। तो आप लोग इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। इसका अभी इसमें रजिस्ट्रेशन फ़ी बस एक बार पे करना है, बाकी ये जब तक आपका शिक्षक भर्ती की परीक्षा नहीं हो जाती तब तक आप इस बैच में रहोगे। और इसमें अभी 50% ऑफ चल रहा है, तो ये अभी 50% ऑफ चल रहा है, तो डिस्काउंट का लाभ उठाइए। अब आपको 499 में ये बैच मिल जाएगा। तो आप इससे रिलेटेड जो भी जानकारी चाहते हैं, ये आप इस नंबर पे 75 83 86 44 61 पे व्हाट्सअप करके जानकारी ले सकते हैं हम, ठीक है। और आपकी जो भी क्वेरी होगी इससे रिलेटेड आप उसमें पूछ सकते हैं। इसके साथ ही सहायक शिक्षक के साथ साथ ही ये शिक्षक वर्ग 2 के लिए बैच लाया गया है। ये कला और विज्ञान दोनों समूह वाले के लिए है। कला वाले भी ज्वाइन कर सकते हैं और विज्ञान समूह वाले भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें भी एक बार आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करना है, फिर आप एग्ज़ाम तक इसके लिए कोई फ़ीस नहीं है एक बार, लेकिन रजिस्ट्रेशन फ़ी लगेगा। तो आप इसके लिए ये दोनों का है ना, ये फ़ीस जो दिया है वो CGTET वर्ग 2 और शिक्षक वर्ग 2 के लिए है। आप शिक्षक वर्ग 2 का बस लेना चाहते हैं तो आप मैसेज करके बता दीजिए, आपको इसके लिए इसमें फ़ी की छूट हो जाएगी। आपको अगर शिक्षक वर्ग 2 के लिए फ़ी कम है, ये दोनों के लिए 699 है अभी, ठीक है। इससे रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप करके अपना जो भी क्वेश्चन पूछना है आप पूछ सकते हैं, जो भी डिटेल्स चाहिए आपको मिल जाएंगे। तो आप लोग
कम से कम एक बार डिटेल्स देख लीजिए ताकि आप भी उस रणनीति से तैयारी कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं क्या है। 450 राशि पर 4.5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज द्वारा ₹81 प्राप्त करने के लिए कितना समय लगेगा। ये सिंपल फॉर्मूला है, SI=P/R/T/100। ये फॉर्मूला आप सभी को पता होगा। सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज का फॉर्मूला है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो यहाँ पे क्या बोला है, 81 प्राप्त, मतलब ये ब्याज को दे दिया तो 81 लिख दो, बराबर मूलधन कितना है 450 है, ठीक है, और दर कितना दिया है 4.5, ठीक है। हमको समय निकालना है तो टी लिख ले समय को बटे 100। इसको आप हल करोगे तो आपका आंसर आपको मिल जाएगा। इसको हम लोग हल करने का प्रयास करते हैं। ये कट गया जीरो, यहाँ से यहाँ कट गया, इस पॉइंट को हम 45 लिखेंगे तो नीचे में 10 जीरो मतलब 1 जीरो यहाँ पे आ जाएगा। इसको हम दशमलव को हटाए हैं तो ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 5 दूना 10, ये 5 निया 45, ये भी 5 दूना 10, ये 5 निया 45 और 9 निया 81 और ये भी 9 9 कट गया। तो अभी क्या आ रहा है हमारा T/4, 2 दूना 4, तो T/4 आया ना, कितना आया है T/4 आया है। इधर 1 बराबर में है ना, तो T बराबर कितना हो जाएगा 4 ईयर्स, 4 वर्ष हो जाएंगे। तो इसका हो जाएगा आंसर नंबर बी, 4 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु जब 5% के लाभ पर बेची जाती है तो 5% की हानि पर बेचे जाने से 15 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, तो क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, मान लो क्रय मूल्य क्या है x है, ठीक है, क्रय मूल्य क्या है x है। 5% लाभ मतलब 100 का हम लोग 5% जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 105%, तो उसको 105/100 लिख सकते हैं, ठीक है। 105 बटे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। इसके बाद क्या बोला है क्वेश्चन में, 5% की हानि पर बेचे जाने से 15 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। अगर हम 5% की हानि में बेचे तो इसे 95/100 हो गया, 95/100 प्लस 15 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। तो ये आपका इक्वेशन आ गया। आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आपको मिल जाएगा। इसका सॉल्यूशन नीचे है, सॉरी इसमें आपको इक्वेशन दिया हुआ है, इस इक्वेशन को ही आपको सॉल्व करना है तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। मैं इसको सॉल्व कराती हूँ इक्वेशन को, ठीक है। ये x हो गया, इसको हम लोग 105/100 को 21/20 लिख सकते हैं, बराबर इसको 95x प्लस, इसको एलसीएम ले रहे हैं ना हम लोग, 100 का नीचे एलसीएम आ रहा है, इसको भी हम लोग 1 मिनट, इसको ये ऐसा ही रहने दो, इसको यहाँ पे एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा ये 95x/100, ठीक है, प्लस 1500 ये आ जाएगा। अब ये x और ये x कट जाएगा, ठीक है, तो आपके पास क्या बच गया 105x, ठीक है। यहाँ से 105x बराबर 95x प्लस 1500 ये बच गया। अब ये 95x इधर आ जाएगा तो 105 माइनस 95x करोगे तो कितना आ जाएगा 20x, ठीक है। तो 20x बराबर क्या आ रहा है 1500 आ रहा है, क्या आया 20x बराबर 1500। तो ये ज़ीरो कट गया, ये ज़ीरो कट गया, ये 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 और 2 पंचे 10, x बराबर क्या आ गया यहाँ पे 75 रुपीज़ आ गया, ठीक है। x बराबर क्या आया 75 रुपीज़। सॉरी यहाँ पे हम लोग गलती कर दिए थे, हमारा इक्वेशन आया था 105x बराबर 95x माइनस 1500 ये आया था। अब इसमें हम लोग 95 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे, है ना, तो ये 10 का अंतर होगा। मैं 20x बोल दी थी, ये क्या हो जाएगा 10x, क्या हो जाएगा 1 मिनट, ये इक्वेशन था, ये इक्वेशन आया था कुछ समय पहले, मैं आपको अभी दिखाई थी, ये इक्वेशन आया। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे 95 को इधर ट्रांसफ़र किए तो 105x माइनस 95x
बराबर 1500। तो इसमें क्या बच गया, 105 माइनस 95 करेंगे तो 10x बराबर क्या आ जाएगा, 1500 आ जाएगा। अब x की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग इसको कटा देते, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 150 आ गया। तो इसका क्या आ जाएगा आंसर, 150 आएगा। इसका आंसर क्या होगा, 150। इसका हो जाएगा आंसर नंबर A 150। ठीक है, आप लोग एक बार दोबारा देख लीजिएगा इसको, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयताकार पार्क की लंबाई चौड़ाई के बीच का अनुपात, ये लंबाई और चौड़ाई के बीच का अनुपात दे दिया है। यदि एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पार्क की सीमा पर साइकिल चलाकर 8 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है तो पार्क का क्षेत्रफल क्या होगा, ये हमें वर्ग मीटर में बताना है। तो इसका डिटेल सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ से देखो, सबसे पहले इसमें क्या बोला था आपको, स्पीड दिया है 12 किलोमीटर पर आवर और उसका क्या था, वो 8 मिनट में चक्कर पूरा करता है। तो ये स्पीड हो गया, आपका स्पीड हो गया 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है। टाइम कितना लेता है, 8 मिनट लेता है। ठीक है, तो 12 किलोमीटर हम यहाँ पे डिस्टेंस निकाल रहे हैं। ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो स्पीड इनटू टाइम होगा। तो डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो 12 किलोमीटर हो गया, तो 12, ठीक है, गुणा ये 8 मिनट में दिया हुआ है, इसको हम लोग घंटे में परिवर्तित किए हैं, इसीलिए इसको हम लोग 60 से डिवाइड किए हैं। तो आपको सॉल्व करोगे तो ये 8/5 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। सॉरी, 8 किलोमीटर इसका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, ये 8 किलोमीटर, ये गलत है, ये पर आवर हमको डिस्टेंस निकालना है, तो ये किलोमीटर में होगा, तो ये 8/5 किलोमीटर होगा। अब ये किलोमीटर में दिया है, चूँकि हमको आंसर किस में देना है, मीटर में देना है, इसलिए हम इसको 8/5 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट किए हैं। तो ये 8/5, इसमें 1000 मीटर का गुणा करेंगे तो ये किलोमीटर से मीटर में चेंज हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये 1600 मीटर क्या हो जाएगा, इसका डिस्टेंस निकल जाएगा। और ये रेक्टेंगुलर पाथ है ना, इसका अनुपात क्या है, 3:2 है। तो इसका ये डिस्टेंस कितना है, 1600 मीटर है ना। तो ये 1600 मीटर है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, पेरीमीटर भी कहते हैं, परिमाप कहते हैं इसको, है ना। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है ना। तो उस पेरीमीटर के फॉर्मूला में हम इसको पुट कर देंगे, और यहाँ पे ए की वैल्यू इसका अनुपात में दिया है, लेंथ और ब्रेथ, तो इसको ए को 3x और बी को 2x में लिए हैं। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2a + b, और पेरीमीटर हमारा क्या था, ये 1600 है, तो इसको 1600 लिखेंगे। अब 2 है, अब एक 3x है और एक 2x है, तो 3x 2x को ऐड करेंगे तो कितना जाएगा, 5x। 5x इज इक्वल टू 1600 यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, ये आप लोग को समझ में आ जाएगा। 10x इज इक्वल टू 1600 हो गया, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, 160। ये x की वैल्यू मिल गई। हमको अनुपात में दिया था 3:2 में, तो 3 अब x की वैल्यू 3x की जगह हम लोग 160 पुट किए हैं और 2 के जगह पे 160 पुट किए हैं। तो ये 160 गुणा 3 करेंगे 480 आया, 160 गुणा 2 किए तो 320 आया है। इसको अगर आप इंटू करोगे तो आपका इतना आपका आंसर आ जाएगा, 1,53,600 स्क्वायर मीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर एवं 8 सेंटीमीटर विमाओं वाले घनाभ वाले एक घनाभ को पिघलाया जाता है। ठीक है, वो पिघल गया और उसमें और 3 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घन बनाए जाते हैं। इससे इसको पिघलाया गया है, उससे 3 सेंटीमीटर भुजा वाले हमको क्या बनाना है, छोटे छोटे घन बनाए जाते हैं। तो कितने घन बनेंगे ये हमें बताना है। तो कितने घन बनेंगे, इसको तो पहले आप इंटू कर लोगे। एक मिनट, यहाँ पे आपको 24, 9 और 8 सेंटीमीटर इसका वॉल्यूम निकालना है। तो पिघल गया वो, ठीक है, तो ये 24, 9 और 8
ये वॉल्यूम निकल गया। अब हमको इससे क्या बनाना है, 3 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनाभ बनाने हैं। तो छोटे घनाभ बनाने हैं। अब ये तो इसका कोई शेप रहा नहीं है ना, पिघल गया। तो अब हमको क्या बनाने, घनाभ बनाने हैं 3 सेंटीमीटर भुजा वाले। तो इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो 3 × 3 होता है इसका आयतन। उसको हम लोग जो दिया हुआ है उससे डिवाइड करेंगे तो हमको पता चलेगा कि कितना घनाभ बनेगा। ठीक है, तो इसको अगर आप लोग सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 3 तिया 9। ठीक है, और ये 3 कट गया और ये 3 कट गया और 8 अट्ठे बज गया 64। तो कितने टोटल घनाभ बनेंगे, 64 घनाभ बनेंगे। तो इसका हो जाएगा आंसर नंबर ए, 64। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक घन की कोर 7 सेंटीमीटर है और एक दूसरा घन का कोर 14 सेंटीमीटर है। उनके सतह के क्षेत्रों का अनुपात है। हमें उनके सतह के क्षेत्रों का अनुपात बताना है। ठीक है, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, सरफेस एरिया निकालना है ना क्यूब का, तो 6a² इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, ए क्या होता है, यहाँ पे साइड के जो भी लेंथ है वो होते हैं ए। तो पहला वाले में क्या दिया है, 7 सेंटीमीटर दिया है कि वैल्यू, दूसरे वाले में 14 सेंटीमीटर दिया है। हम इसको बस वैल्यू पुट करेंगे। तो 6a² में 6 इंटू क्या है आपका, पहले वाले में है 7, 6a² में हमको वैल्यू पुट करनी है। तो पहले 7 सेंटीमीटर का तो 6 × 7 रहेगा। फिर क्या है, दूसरा घन का कोर कितना है, 14 सेंटीमीटर का, तो 6 तो 6 ही रहेगा क्योंकि इस फॉर्मूला में एक की वैल्यू यहाँ पे 14 है। तो 14 गुणित 14, 6 तो कट गया, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो 1/4 इसका आंसर आ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1:4। इसका आंसर हो गया बी, 1:4। अब ये आपको सॉल्यूशन है 108 क्वेश्चन का, 109 का, ये बस यहाँ पे लेकिन समीकरण दिया हुआ है। ये डिटेल सॉल्यूशन है, आप देख लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। कक्षा 4 में एक शिक्षक विद्यार्थियों को 3, 4, 7, 6 और 9, 3, 7 का योग करने के लिए कहता है। एक छात्र प्रश्न के उत्तर में निम्नानुसार प्रक्रिया करता है। वो यहाँ ना लिख के 9 को इधर से, वो इकाई की अंक की तरफ से स्टार्ट नहीं करता है, वो इधर से स्टार्ट कर दिया, तो इसका आंसर गलत आ गया है ना। तो ये प्रक्रिया या प्रतिक्रिया यह दर्शाती है कि बच्चे में किस चीज़ की कमी है। तो किस चीज़ की कमी है, उसको स्थानीय मान की अवधारणा यहाँ पे नहीं पता, इसीलिए स्थानीय मान की अवधारणा की कमी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमको कॉलम मैच करना है। ठीक है, तो 7/12 का तुल्य भिन्न क्या हो जाएगा, 7 × 21 और 12 × 36। तो ये हो जाएगा इसका, ठीक है, ए का। फिर बी क्या दिया है, 9/15 का तुल्य भिन्न, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 × 9, 3 × 5 = 15, इसका ये हो गया। ठीक है, तो पहला का तीसरा और दूसरा का ये चौथा आ गया, बी का 4। 60/11 क्या है, एक उचित भिन्न है, और ये उचित भिन्न यहाँ आ जाएगा। और 19/5 क्या है, ये अनुचित भिन्न है। तो हमको क्या देखना है, 3, 4, 1, 2 किस में आए हैं, 3, 4, 1, 2, ये ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, 3, 4, 1, 2। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में अमूर्त स्तर पर कार्य करने की क्षमता विकसित करने के लिए निरूपण का कौन सा क्रम सबसे अधिक उपयुक्त है। सबसे पहले गणित के लिए बच्चों को ठोस में जाना चाहिए, फिर उसको चित्रात्मक, फिर प्रतिक्रियात्मक। ये क्या होगा, ये निरूपण सबसे उपयुक्त है बच्चों को की क्षमता विकसित करने के लिए। सबसे पहले ठोस, फिर चित्रात्मक, फिर प्रतीकात्मक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 116, ऐसे कथन जो स्वयं सिद्ध कथनों से तर्क द्वारा प्राप्त किए जाते हैं क्या कहलाते हैं, प्रमेय कहलाते हैं। तो ये हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलते जुलते और बार बार होने वाले अनुभवों के आधार पर नतीजों तक पहुंचने वाले तरीके को कहा जाता है। ये क्या कहते हैं, इसको आगमन तर्क कहते हैं। ठीक है, आगमन तर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
₹4800 को PQR में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि P का हिस्सा Q तथा R के संयुक्त हिस्से का 5/11 है, Q का हिस्सा R एवं P के संयुक्त हिस्से का 3/13 है। अतः R को कितना प्राप्त होगा ये बताना है। तो इसको आप लोग को मैं सॉल्यूशन के माध्यम से बताती हूँ। ठीक है, देखो सबसे पहले क्वेश्चन में बोला है PQR को इतने में बांटना है, ₹4800 में, और क्वेश्चन में दिया है कि P का हिस्सा कितना है, Q और R के संयुक्त का 5/11 है। ठीक है, ये 5/11 हो गया। अब हम लोग 11 को इधर ट्रांसफ़र किए हैं, P के पास, तो ये 11P, ये 5 नीचे आ गया, तो 11P/5 Q प्लस R की वैल्यू आ गई यहाँ से 11 + 5। तो यहाँ पे हम Q प्लस R की वैल्यू पुट कर दिए, तो P प्लस 11P/5 इज इक्वल टू 4800 आ गया ये। अब इसको आप लोग एलसीएम लेंगे 5 का। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 5, ये इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा, ये 5P हो जाएगा, तो ये इसको ऐड करेंगे तो ये 16P हो गया। 16P, ये 4800 गुणा 5। ठीक है, अब यहाँ से हमको P की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, किसकी वैल्यू निकालनी है, P की। तो 16 एकम 16, 16 तिया 48, 300, तो 300 गुणा 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, P की वैल्यू हो जाएगी 1500। तो यहाँ से हमको P की वैल्यू निकल गई। दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला है, Q का हिस्सा R और P के संयुक्त का 3/13 है बोला है, तो इसमें भी वही किए हैं, 13Q इधर आ गया है, 3 नीचे आ गया है, 13Q/3 इज इक्वल टू क्या हो गया, R + P। अब इसको भी हम लोग इसमें P + Q + R में ही वैल्यू पुट कर दिए हैं। तो ये Q को मैं ऐसे लिख ली थी ताकि मेरे को डायरेक्ट बन जाए। तो R + P इज इक्वल टू क्या हो गया, 13Q/3 ये बराबर 4800। इसको आप सॉल्व करोगे एलसीएम लेकर, तो यहाँ पे Q की वैल्यू क्या आ गई, 900 आ गई। अब हमें P और Q की वैल्यू पता चल गई है। P + Q + R इज इक्वल टू 4800, इसमें वैल्यू पुट कर दिए, ये दोनों जोड़ लिए, इसको इस वैल्यू को जो भी आया यहाँ से 2400 आएगा, इसको इधर ट्रांसफ़र किए तो ये प्लस से माइनस में चला गया, तो R की वैल्यू आ गई 2400। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा 2400, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 ट्रेन X एवं Y क्रमशः 80 km/h और 90 km/घंटे की औसत गति से A से B तक का यात्रा करती है। X यात्रा के लिए Y से 1 घंटा समय अधिक लेती है। कौन लेती है 1 घंटा समय अधिक, X लेती है। उसका स्पीड क्या था, 80 km/h। ठीक है, तो A और एवं B की हमें दूरी बताना है यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं। ठीक, मान लीजिए कि जो पहला 80 km/h की स्पीड से जा रही है वो कितना टाइम लेती है, x टाइम लेती है। ठीक है, तो इसको 80x लिख दिए। ठीक है, 80x लिख दिए, बराबर में है 90 किलोमीटर की स्पीड से जा रही है, वो 1 घंटा समय कम लेती है, तो x घंटे में, x यहाँ पे क्या है, घंटा है ना, उसमें x में 1 माइनस करेंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 80x इज इक्वल टू 90x - 90 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें घंटे की वैल्यू पता चल जाएगी, 9 घंटे लगेंगे। x का मान क्या आ गया, 9, x का मान आ गया 9। तो अब हमारे पास, हाँ, अब इस यहाँ पे हमको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम कर दिए, तो 80 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है 80, और टाइम कितना लगा उसको, 9 घंटे लगा, तो 9, तो यहाँ पे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 720 किलोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा 720 किलोमीटर। ये हो जाएगा आंसर नंबर बी, 720 किलोमीटर। यहाँ पे देखो, ए बी और सी एक कार्य को 20 दिन में, ए मतलब 20 दिन में कर रहा है, बी 30 दिन में और सी 60 दिन में कर सकते हैं। यदि प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी द्वारा सहायता प्रदान की जाती है तो ए उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। उस कार्य को पूरा ए करेगा, लेकिन तीसरे दिन में, हर प्रत्येक तीसरे दिन में बी और सी भी उनकी मदद करते हैं, तो उसको कितना दिन में कार्य पूरा होगा ये बताना है। तो चलिए इसको भी देखते हैं। देखो यहाँ क्या करना है, ए 20 दिन में कार्य कर रहा है, पूरा करता है, बी 30 दिन में और सी 60 दिन में। तो हम 20, 30, 60 का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो 20 60 को 20 से डिवाइड करेंगे तो यह क्या आ जाएगा, ये एक दिन में 3 काम करेगा ए, बी करेगा 30 दूना 60, तो ये एक दिन में 2 काम करेगा, और सी क्या करेगा, 60 कम 60, तो एक दिन में 1 काम करेगा। ठीक है, एक दिन में 3 काम करेगा, बी एक दिन में 2 काम करेगा, सी एक दिन में
एक काम करेगा और टोटल काम कितना है 60 है। ठीक है, तो पहला दिन ए गया 3 काम किया, दूसरा दिन ए गया 3 काम किया, तीसरा दिन ए गया 3 काम किया। लेकिन तीसरे दिन प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी भी आएंगे तो एक 2 काम करेगा, एक 3, तो सॉरी 2 और 1, तो 2 और 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएंगे। बी प्लस सी क्या हो जाएगा 2 + 1 3 हो जाएगा, तो ये 3 हो गया बी प्लस सी का। तो 3 दिन में टोटल कितने काम हुए 12 काम हुए। ठीक है, 3 एकम 3 3 3 6 3 9 और 3 12, 3 दिन में कुल कितने काम हुए हैं 12। हमको 60 काम करना है तो 12 को 5 से गुणा कर दोगे तो 12 पंचे 60 हो जाएगा। वैसे ही जब 3 दिन में 12 काम हो रहे हैं तो 15 दिन में कितने काम होंगे 60 काम होंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 15 दिन। कहाँ है आंसर, इसका आ जाएगा आंसर बी 15 दिन। तो ये हो गया मैथ्स के सॉल्यूशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद होगी प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और ऐसे ही हम पेपर 2 का भी मैथ्स का पूरा सॉल्यूशन के साथ वीडियो लाएंगे। तो इसको आप अधिक से अधिक शेयर करें ताकि हम भी पेपर 2 के लिए भी वीडियो ला पाए। अगर आप लोग सहायक शिक्षक और शिक्षक बैच में जुड़ना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप जानकारी ले सकते हैं। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके इससे डिटेल्स प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।